कम होता है, ध्रुव पर कम होता है। आगे बोलिए आप जी। अधिक होगा। चलिए आप अनिरुद्ध जी क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुव पर और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम जाएगा, बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा या शून्य हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? पृथ्वी का घूर्णन गति अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, तो ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा? बोलिए। घटेगा। आगे बोलिए जी, पीछे। बढ़ेगा। आप बोलिए जी। दोनों बराबर तो अभी यही दोनों कैसे होगा? एक ही चीज़ ना कोई होगा। हम खाली ध्रुव पूछे हैं तो दोनों कहाँ से आ गया? हम पूछ रहे हैं कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दे तो ध्रुव पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या शून्य हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप बोलिए। नो चेंज। कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन ना होना में या बराबर होना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आगे बोलिए। पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने, बैजू जी के है, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा? पृथ्वी के घूर्णन गति को हम कम कर रहे हैं तो जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? कम जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बोलिए। बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। बैजू जी की ना था। अब बताइए आप जी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कल हम बताए थे फिगर पढ़ के। नहीं आते, छोड़ती है बड़ी बीच में था। यह है विषुवत रेखा, यह है ध्रुव, यह है मैंने साउथ, यह है नॉर्थ, यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल। तो हम यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो मतलब क्या होगा? जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? या फिर यहाँ से भी इधर बोलेंगे, है ना? घटेगा। आगे बोलिए जी। बढ़ेगा। विषुवत रेखा पर 4 गो कंडीशन याद रखिए और सब बनता है। पहला कि विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है कि नहीं होता है? केंद्र पर क्या होता है? 0। ध्रुव पर अधिकतम होता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है। तब यहाँ पे न्यूनतम है, यहाँ पे न्यूनतम है, यहाँ पे अधिकतम है। तो हम इधर से इधर की ओर जाएंगे तो कम से आगे की ओर जा रहे हैं तो जी के मान पर क्या पड़ेगा? बढ़ेगा ना। कम से हम अधिक की ओर जाए करेंगे तो हमेशा कुछ होगा, बढ़वे करेगा। तो यहाँ पर खाली याद मत रखिएगा, यहाँ नीचे के लिए भी वही होगा क्योंकि नीचे में भी एगो साउथ पोल है। विषुवत रेखा से नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे विषुवत रेखा से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी अधिकतम ही होता है, कोई भी ध्रुव रहे। लेकिन याद इसलिए करते हैं ना कि कोई चीज़ ऊपर की ओर जाता है तो बढ़ता है, इसलिए याद रखने के लिए सुविधा है, ऊपर वाले याद कीजिए। लेकिन विषुवत रेखा से कोई भी ध्रुव के पूछ देना कि जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आप कह रहे जी, आप बताइए। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटेगा। ध्रुव से अब इधर से इधर आ रहे हैं तो अधिकतम से न्यूनतम की ओर आ रहा है ना, तो अधिकतम से न्यूनतम की ओर आएंगे तो क्या होगा? उसका मान घटेगा। आप बता दीजिएगा, आपका है। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। बदलता क्या है? भार।
द्रव्यमान कभी नहीं बदलता किसी वस्तु का। W बराबर क्या होता है फार्मूला? वेट बराबर या भार बराबर mg। W बराबर क्या होता है? mg। तो आप पीछे बता दीजिएगा अमरेश जी कि इसमें m क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। अनुरुद्धि बताएंगे जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब इसमें पूछ दे आपको, अब आप बताइएगा कि भार है जो किस किस माने कौन कौन से मान पर निर्भर करता है, तो क्वेश्चन आंसर होगा। पूछ दिया कि भार है जो किस किस पर निर्भर करता है, तो क्या बताइएगा आप? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है। द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों पर। जो फार्मूला में शामिल हो और उसके बराबर वाला से पूछ दे, तुलना कर दे, तो जो ये दोनों का गुणनफल होगा या भागफल होगा तो क्या होगा, उस पर निर्भर करेगा तो करेगा, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी बराबर होता है, F बराबर क्या होता है? जी इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। तो उसमें दोनों द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, बटा में r है त्रिज्या है उस पर भी निर्भर करेगा, बशर्ते त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती करेगा और द्रव्यमान के समानुपाती करेगा, करेगा ना। मैंने त्रिज्या हम अगर बढ़ावेंगे तो बल का मान घटेगा, और बल का मान अगर बढ़ावेंगे तो त्रिज्या घटेगा। संबंध भी विपरीत होता है जब बटा में होता है तो। अब आगे बताइएगा, पीछे है ना बैजू जी के ना। अब बताइए बैजू जी, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, ठीक है। तुम बोलो। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप बोलिए। kg। इस सब का मात्रक तो याद रखिए हमेशा मुंह पर। तो बताइए कि द्रव्यमान कैसी राशि है? आप ही का है, द्रव्यमान कैसी राशि है? सदिश है, अदिश है? सदिश। हाँ तो ये मैंने थोड़ा बर्दाश्त करो। अब बताइए भार कौन सी राशि है? भार सदिश। भार एक प्रकार का बल है, तो बल सदिश राशि है, इसलिए भार भी क्या है? सदिश राशि। चलिए आप बताइए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अनुरुद्ध यहाँ से रहे, उनको पता है। बोलिए। शून्य हो जाए। कितना समझदार आदमी थे। जब इन खाने से ही सब जवाब सुना मैं एकदम अंदर से मतलब क्या कहें, छोड़िए बोलिए। 1/6 मैंने पृथ्वी पर के जी के मान के छठा भाग, मैंने पृथ्वी पर 9.8 होता है ना जी, हैं जी, तो ये का छठा भाग मैंने कोई चीज़ कर देंगे, 6 से भागा देंगे, जो मान आएगा वो कहाँ होगा? बस इतने तो करना है, जो बोले वही चीज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा सोचिएगा तो उलझन पड़ जाइएगा, इसी उलझन में पड़ गए। चलिए आप ही ना है। अब बताइए, अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर या निर्वात में किसी भी वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। चलिए किनके क्वेश्चन है? अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? बोलिए। ये थोड़ा नंबरिकल से हुआ। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा?
ना बोला 60 कौची न्यूटन केजी मीटर कौची में 60 केजी होगा, न्यूटन नहीं होगा, 60 केजी होगा। क्योंकि भार को मापते हैं न्यूटन में, द्रव्यमान को किसे मापते हैं केजी में। इस थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूनिट गलती नहीं होना चाहिए। आवर क्वेश्चन गलती होकर चल जाएगा, और वहाँ ऑप्शन में तो रहबे करेगा, केजी भी रहेगा, न्यूटन भी रहेगा, मीटर भी रहेगा ना। थोड़ा ध्यान से आगे बताइएगा। अब आ गया पलायन वेग। पलायन वेग की परिभाषा बताइए आप। पलायन वेग थोड़ा सा सुधार के बोलिए, थोड़ा सा सुधार के। पलायन वेग किसे कहते हैं? ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुधार लीजिए ना, एक बार आप बोलिए ना। बोलिए एक बार। भुला जाते हैं, बोलिए आप, हम सुधार देंगे। आप सही बोल रहे हैं, नंबर हम दे देंगे, खाली बोलने के लिए। जैसे ठीक है, आप सब कुछ सही बोले, ठीक है, गलती खाली यही बोलना कि यहाँ लगा हुआ है पलायन वेग, तो आप वेग के चर्चा परिभाषा में कहीं नहीं किए। वैसा वेग जिससे पृथ्वी से माने किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं तो फिर वह पृथ्वी पर लौट कर ना है, उसे कौन सा वेग बोले? पलायन वेग। पलायन माने होता है कि पलायन कर जाना। पलायन के नाम सुने हो कभी कि पलायन कर गए माने चले गए। ये बात हाँ, पृथ्वी के लाना जरूरी है। चंद्रमा के पलायन में होता है, तो चंद्रमा पर से ना फेंकोगे, तो चंद्रमा पर से फेंकोगे तो चंद्रमा फिर लौट के नहीं जाएगा। सबका वेग अलग अलग होता है ना। यदि पूछे कि पलायन वेग कह सकते हैं कि वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वापस ना आए, कोई जरूरी कि पृथ्वी पर ना आए। पृथ्वी पर ही चलते बोले कि हम लोग पृथ्वी पर के लिए पढ़ते हैं, तो हम लोग के चंद्रमा का पलायन वेग मायने नहीं रखता है, हम लोग के लिए ही मन रखेगा। जैसे रॉकेट हम कहाँ छोड़ते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं, तो रॉकेट छूटता है जो पुनः पृथ्वी पर नहीं आता है, उसके लिए क्या होता है? पलायन वेग होता है। पलायन माने होता है चले जाना। ये पलायन का वेग किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति कहीं लौट के वापस नहीं आता, इसलिए उनके लिए बोल सकते हैं कि पलायन कर गए। अब कोई चले गया फिर से आ रहा है, उसके लिए पलायन का नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया आपका। अब बताइए पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान मतलब हम कितना किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वह पृथ्वी पर पुनः लौट के वापस नहीं आएगा, इसलिए वह पृथ्वी का पलायन वेग। बताइए, पढ़ना था, ये सब मान याद रखना पड़ेगा। अब बोलिए 60 काउची 60 क्या बोले आप? डिग्री में? अरे किलोमीटर प्रति सेकंड हम बोल रहे थे, तो डिग्री में काला बोलेगी क्या? चलिए आप बोलिए जी, याद करके आइए था, ना याद है था। 11.8 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर। मेरे का मतलब समझे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मतलब समझते हैं, एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर का स्पीड से कोई वस्तु का फेंकिएगा ना, तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अगर आपके हाथ में उतना ताकत है कि हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से किसी वस्तु को फेंक देते हैं, तो वस्तु हमेशा के लिए पृथ्वी के जो अपना अथी होता है, कक्षा होता है ना, जहाँ पृथ्वी जहाँ तक वहाँ तक पृथ्वी का वायुमंडल है, गुरुत्वाकर्षण कैसे पास कर जाएगा? मैंने गुरुत्वाकर्षण के अधिकतम बिंदु से कुछ हो जाएगा, पार हो जाएगा, ठीक है ना। उस बिंदु से पार होने के बाद पृथ्वी पर वापस हो, क्योंकि वो बिंदु के पार होने के बाद पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर खींचवे नहीं करेगी, ठीक है ना। मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ तक इसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, तो यहाँ से आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंके और यहाँ वस्तु पहुँच गया, तो इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करना कुछ किया, बंद कर दिया, तो पुनः लौट के आएगा ना आएगा। जहाँ तक क्षमता रहेगा तो वहाँ तक ना आप लौटाएंगे जी। अब मान लिया कि कोई गुस्सा से भागल जा रहा है, बार बार माना कर रहे हैं, आ ही नहीं रहा है ना, तो जाइए, अंतिम ये नहीं कहेगा जाइए, मन होगा तो आइएगा। लेकिन यहाँ तो मानवा पर ना काम करेगा, आने के मान करेगा फिर भी नहीं आएगा। चलिए, किनकर है? बैजू जी के। हाँ बताइए बैजू जी, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है?
कोई नहीं कुछ बोलिएगा, हमको जैसे पूछने दीजिएगा। बताइए, ऑप्शन है। देखिए समझ में आ रहा आपको कुछ? मतलब यहाँ के लोग कहाँ रह रहे हैं, समझ में आ रहा आपको? अनिल जी समझ में आया? कुछ समझ में आया? बताइए। ये समझ में आया? ये समझ में आया? हम अभी लिख के मिटा रहे, वही चीज़ उसको से पूछे और वो नहीं बताया, ऑप्शन खोज रहा है। मतलब समझ रहे हो कहाँ है जे? कहाँ दिमाग है, समझ में ना रहा है। कहाँ दिमाग है जी? अब कुछ अलग सोच रहे हैं? नहीं, आप बोलिए। 11.5 हंसो, अभी हंस सकता है। कुछ बात पर हंसना कोई गलत बात नहीं होता है, सही बात बोल रहे हैं। बोलिए। 11.2 उसके बाद यूनिट किलोमीटर के बाद कुछ है प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। रहती कहाँ है बैजू जी ने? तो हूँ कहीं और मत रहो। बैजू जी तो रहते हैं वहाँ वाराणसी, तो कभी केदारनाथ, तो कभी बराबर घर में उनका है ना। चलिए आगे बताइएगा। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष का कलर कैसा दिखाई पड़ता है तुम्हारा? है काला। आगे बताइएगा जी। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांध कर उतरते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। इस वजह से बोझा करते हैं ताकि भारी रहे तो उड़े ना खाए। कोई भी प्लान वेग बहुत कम है। गुरुत्वाकर्षण पर ही तो पलायन वेग निर्भर करता है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण पर कमजोर होता है किसके कारण? पलायन वेग कम होने के कारण। ठीक है, लेकिन एक सटीक आंसर गुरुत्वाकर्षण मत बोलना, पलायन वेग बोलना। सटीक आंसर बोला ना तो पलायन वेग बोलना, गुरुत्वाकर्षण नहीं बोलना। जब कोई पूछ दे कि मैंने क्यों उतरते हैं तो बोलना कि वहाँ पृथ्वी के अच्छा वहाँ पलायन वेग क्या है, कम है। कहीं की सब चीज़ ऑप्शन में दे देता है और वो हम गलती मार देंगे ना, तब जॉनर क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इसे थोड़ा ध्यान से आगे बताइएगा। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड। 42 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप बता दीजिए पलायन वेग बराबर फार्मूला क्या होता है भैया? पलायन वेग बराबर VE बराबर, हाँ भी एस्केप वेलोसिटी बराबर क्या होता है? √2g √2g आवर। ठीक है, इस जी होगा कैपिटल के स्मॉल? स्मॉल जी। एक वाव भी तो होता है ना। हाँ होता है, ये गाँव होता है, लेकिन उसको से ही इसको निकाला जाता है। जो अंतिम होता है यही होता है। उसको नहीं बोल सकते हैं? उसको बोलेगा कब? जब तुमको दिया रहेगा एम के मान दिया रहे, देखो वही होता है। लिख देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं। v बराबर ये होगा √2gm अब बटा r। तो इसमें देखो, इसमें तुमको काम चीज़ चाहिए, त्रिज्या चाहिए और गुरुत्वीय त्वरण चाहिए। इसमें से तुमको एक चीज़ मालूम होता है हमेशा 9.8 इसका मान दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। पूछ देगा मैंने किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण त्रिज्या इतना है, तो उसका भी एस्केप वेलोसिटी निकालिए, तो क्या करोगे? इसमें सिंपल मान धरोगे, जी का मान जानबे करते हो, आर का मान दिया रहेगा, गुना करके अंडर रूट करके क्या निकाल लेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। और इसमें रहेगा तुमको कैपिटल जी का मान और द्रव्यमान दिया रहेगा ना, तब दोनों का क्वेश्चन अलग अलग होगा ना। इसमें द्रव्यमान दिया रहेगा, इसमें त्रिज्या दिया रहेगा, इस पर निर्भर करता है। ये भी गलत नहीं, सही है, लेकिन इसी को तोड़ोगे ना तब आ जाएगा, क्योंकि पूरा के मान कुछ होता है। हाँ, GM बटा R स्क्वायर का मान कुछ होता है, असमोले जी ना होता है, जो कल बताए थे जी। जिसे रूट हटाओगे तो कुछ हो जाएगा, GM बटा R स्क्वायर हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो कल हम बताए थे कि GM बटा R स्क्वायर बराबर क्या होता है, G होता है, बस वही है। और तो इसको तोड़ते हैं तो यही निकलेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये निकल जाता है। दोनों याद रखिएगा, बढ़िया है, जैसा देगा उसको हम लगा लेंगे। फार्मूला तो याद करना अपना बस की बात है। किनकर है? हाँ बताइए था। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग पृथ्वी से कम होता है, सूर्य से भी कम होता है, तो उसका मतलब होता कितना है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है?
अनिरुद्ध जी? 2 पॉइंट तक तो ठीक से बोले, बाकी बाद में मैंने लगा दिए सिग्नेचर वाला। वैसे क्या करते हैं, गलती ये बोलिए। हालांकि इतना जानिए कि 2 पॉइंट आपको पता है ना, तो पीछे वाला उतना वैल्यूएबल होता नहीं है। एक्यूरेट मान है इसलिए वैल्यू है। दशमलव में है ना जी, 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। तो डरते क्या लगे हैं, सही से बोलिए ना। अब आप ही क्या बताइए। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता? हाँ जी, सही है, गलत है? नहीं करता है। पलायन वेग का मान फेंके गए वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, चाहे वो 1 टन के क्यों न रहे। उसको हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकते हैं, अगर वो वापस नहीं आता है तो क्या हो गया, पलायन कर गया ना, इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। आगे बताइएगा। प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करेगा कि नहीं? प्रक्षेपण कोण कहे का मतलब हुआ कि हम 90 डिग्री पर फेंकेंगे, 45 डिग्री का फेंकेंगे, 0 डिग्री पर फेंकेंगे, तो प्रक्षेपण कोण पर पलायन वेग का मान निर्भर करता है कि नहीं करता? करेगा। आप बोलिए भाई जी, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। आप नहीं करेगा। प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि हम 45 डिग्री पर फेंकने के लिए क्या, 45 डिग्री फेंकने क्या होता है, अधिकतम दूरी तय करता है। 90 डिग्री फेंकने पे अधिकतम ऊंचाई करता है। लेकिन इसमें हमको दूरी और ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमको पृथ्वी से ही अलग फेंक देना। तो प्रक्षेपण कोण कितना, किसी भी प्रक्षेपण कोण से हम फेंक दे सकते हैं, है ना। बचाते क्या होना चाहिए, उसका वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चाहे कोई कोण से हम फेंक दें। ठीक है, कौन से रहा मतलब नहीं, तो 0 दिल रहा है चाहे 180 दिल रहा है। जीरो मारेगा तो 0 में खाली बोल दिए, 0 से कैसे फेंकाएगा कोई वस्तु? 0 से फेंकेगा तो कोई वस्तु पृथ्वी से बाहर जाएगा ना जाएगा। सिंपल याद रखना, प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। चलिए आगे बताइए। अब आ गया कक्षीय वेग, किनकर है? बैजू जी के है। बैजू जी के है तो बैजू जी थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। आप बताइए बैजू जी कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? बोलिए, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? आप बोलिए आगे। 10 के पावर 5, 7, 9, 7, 10 के पावर 7 डाइन। वो तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 आर्ग होता है। ठीक है, अब बाजू जी का हो गया, आप बताइएगा। आप कैपिटल जी का मान नियत रहता है या स्मॉल जी का? कैपिटल जी का मान नियत रहता है या स्मॉल जी का? नियत मतलब होता है बदलना, बदलना नहीं, फिक्स रहना, फिक्स रहना, कांस्टेंट। छोटके जी का। चलिए अब आ जाइए सूरज जी, आप बताइए कि हमको कक्षीय वेग किसे कहते हैं? नहीं, ऐसे बोलोगे तो गलती दे देंगे, फिर बाद में हमको तू कहता है बाद में कि नहीं गलती दे देते हमको। सही से बोलो, हम गलती नहीं देंगे। ये कोई डिफिनेशन हुआ? कोई तुझसे तो पूछेगा कि हमको नाम सूरज है, तब बोल रहा है कि हाँ सूरज है, तो डिफिनेशन हुआ तुम्हारा? कक्षीय वेग किसे कहते हैं? कुछ सटीक से आंसर दो, बड़ी क्रिटिकल चैप्टर है, इतना आसान नहीं है। पृथ्वी के सबसे निचली कक्ष कौन होता है? हमारा पृथ्वी हम पढ़ते हैं, हमें बता दो तू कि पृथ्वी का निचला कक्ष कौन है, बता। में कक्ष कहाँ है? अभी तू अपने बोला कि पृथ्वी की सबसे निचली कक्ष ना, तेरा में सबसे निचला कक्ष कौन है बताइए? हाँ, तो ऊपरला कक्ष कौन है बताइए? हमको बता दीजिए कि ऊपरला कक्ष निचला कक्ष कौन है, बता दीजिए। सब सिंपल है, जो तुम बोल रहे हो उसी को हम बोल रहे हैं कि हमको बता दीजिए। 6 महीना 6 मंडल में कहाँ? वो ज्योग्राफी में है, फिजिक्स में ना है 6 मंडल पढ़ना। ऐसे नहीं था, आदमी के पहचाने के है कि ना उनके नींद लगली तो जाके बतिया ले ली। बोलिए आप जी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कक्षीय वेग का परिभाषा दीजिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, उठा स्कैप वेलोसिटी। जिस वेग से पृथ्वी के सबसे नज़दीक चक्कर लगाता है उसमें कक्षीय वेग। गलत है,
जिस वेग से पृथ्वी के सबसे नज़दीक चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है? तू बोली है, तू आराम से बोली है, क्या कहना पता है कि तू सही से बोलबो। इन खानी अभी तक गलती ये बोल रहे हैं ना, मरवा तो दे देने दीजिए। पूर्ण संतुष्टि से जब गलत बोल देंगे ना तब हम नंबर देंगे, गलती नंबर देंगे। सही तो आप बोले, पूरा बोलिए, आप अधूरा बोल रहे हैं। कक्षीय वेग मतलब वो वेग है जो कोई ग्रह जिस वेग से चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है? कक्ष का। कक्ष का चक्कर लगाता है। इसका अनुरुद्ध जी बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन साफ पर रहेगा, आप बोलिए। डिफाइन कोई भी कर सकता है बढ़िया से। हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। जिसमें सब फंस रहे हैं वो सब मिलकर डिफाइन कीजिए, है ना, याद हो जाएगा हमेशा के लिए वो। तू तो एकदम हाँ जो कक्षा से मैंने कि जो ग्रह है जो उसको कक्षा से मैंने चक्कर लगाता है, जैसे मैं वो ग्रह का कक्षा से चक्कर लगाता है। ठीक है, आप बोलिए। बैजू जी बोलिए। बड़ावर पहाड़ के चारों पर चक्कर लगाना कच्छे चक्कर कहलाता है। आप बोलिए जी, आप बोलिए। पृथ्वी के निचली कक्ष पर जो कोई ग्रह चक्कर लगाता है और तो याद बड़ी बढ़िया से करता होगा, बोले का स्टाइल से तो याद बड़ी बढ़िया से करता होगा, लेकिन याद नहीं नहीं करता। सिंपल चीज़ है, देखिए कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, समझ में आया? सूर्य कोई बोल रहे थे। दूसरा बोल रहे, तुम दूसरा। हाँ तो तू बोल रहा जानता है कुछ ही, तू बोल रहा है ध्रुवीय उपग्रह वाला बात बोल रहा है। तू ध्रुवीय में पोलर सेटेलाइट अलग है, बहुत अलग वो है, समझा? वो पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगावेगा। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग कहते हैं। जिसे इतना समझा है, ये इतना मतलब बोलते हैं इसलिए कि पढ़ो ना, तो थोड़ा सा रीडिंग देकर खाली छोड़ मत दो, थोड़ा सा माइंड में ले के पढ़ो। बताइए ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाते हैं। ब्रह्मांड का केंद्र कौन है? सूर्य। ईशान हो गया। इसके चारों तरफ वलय है ना जी, आए क्या को वलय है? ढेर सारा वलय है, लेकिन हम लोग 8 ग्रह के बारे में जानते हैं, तो 8 ग्रह इसमें स्थित है। ये कोई यहाँ है, कोई यहाँ चक्कर लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर तो हो गया। अब जिस कक्षा में, तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। तो बुध के लिए कौन कक्षा हुआ? ये वाला हुआ। इसीलिए फिक्स नहीं किया है कौन कक्षा में। जिस कक्षा में जो ग्रह चक्कर लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं? उस ग्रह का कक्षीय वेग बोलते हैं। तो कोई भी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है, क्योंकि सूर्य उसका केंद्र बिंदु है, ठीक है, समझ में आ गया ना? अब इसी पर कुछ ही करेगा कि यहाँ पृथ्वी रख दो, अर्थ रख दो, ठीक है। अब अर्थ के चारों पर जो कक्षा लगावेगा, जैसे चंद्रमा लगा रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है ना, उपग्रह है। प्राकृतिक में हम जा रहे हैं, प्राकृतिक उपग्रह है ना चंद्रमा। तो चंद्रमा का चक्कर लगावेगा? इसका लगावेगा। तो वो किसका लिए कक्षीय वेग हो जाएगा? वो हो जाएगा उपग्रह के लिए कक्षीय वेग, क्योंकि कोई भी उपग्रह है जो ग्रह के चक्कर लगाता है, और ग्रह हमेशा सूर्य के चक्कर लगाता है। बस हार्ड थोड़े था। सूर्य के बिना कक्षीय वेग संभव नहीं है। किसी के सापेक्ष, ग्रह के सापेक्ष सूर्य, और उसके बाद फिर उपग्रह के सापेक्ष जिसका उपग्रह है उसके लिए। किनका हल है? हो गया इनका। अब बताइए, तो बताइए कि मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी VO बराबर क्या होता है? माने कक्षीय वेग बराबर क्या होता है? कक्षीय वेग बराबर हो जाएगा GR, अंडर रूट GR। सही है। लाना स्मॉल करवाओ, छोटा में कर दो, हमरा कहा सही है गलत है? ठीक है, ठीक है। एक बराबर एगाव होगा ना, एगाव होगा। भीरो जी बराबर कुछ अंडर रूट GM/R, ठीक है ना। उसमें भी था, इसमें भी है कि नहीं है? उसमें भी था, इसमें भी है। दोनों पर फॉर्मूला बनेगा, सूत्र अथी बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। प्लान वेग बराबर अंडर रूट 2GR, कक्षीय वेग बराबर अंडर रूट सिंपल GR। मैंने 2 क्या होता है? 2 हट जाता है खाली। तो पूछ देगा यहाँ पे कि प्लान वेग का मान अधिक है कि कक्षीय वेग का, तो
पलायन वेग का मान अधिक होगा, कक्षीय वेग का मान अधिक होगा? पलायन में पलायन वेग का ना होगा, वो √2GR है और ये √GR है, तो इसका को दुगना ना हुआ वो। ये भी याद रखिएगा कि कक्षीय पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना होता है? दुगना होता है ना जी। चलिए ज़्यादा कौन होता है? ज़्यादा पलायन वेग होगा। पलायन वेग √2 होता है और कक्षीय वेग होता है एक होता है कक्षीय वेग। उनसे एक बड़ा हुआ कि √2 बड़ा हुआ? ये √2 का मान कितना होता है? √2 का मान निकालो, √2 के मान निकालो। 1.414 होता है, तो वो इसमें ना होगा। कक्षीय वेग से तो पलायन वेग हमेशा बड़ा होना चाहिए, देखना ना मान, उसके बाद डिसाइड कर देना, ठीक है। √2 के मान कितना होता है? एक से अगर बड़ा होता है दशमलव में भी, तक पलायन वेग कुछ ही होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे होता है √3 का मान होता है 1.732, तो 732 जो बहुत बड़ा हो गया है ना, एक से बहुत बड़ा हो गया वो। ये सब चीज़ है ना, इसमें दशमलव के बाद वाला जो होता है ना बहुत मायने रखता है, पूरा वही खेले हैं। वही खेले है एकदम। चलिए आगे तो अब आ गया ध्रुवीय उपग्रह, किनकर है? पहले आप बता दीजिए कि मैंने, हाँ ध्रुवीय उपग्रह परिभाषा, ध्रुवीय उपग्रह की परिभाषा बताइए। पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय क्या जी? अभी हम बोले हैं, अभी हम जो बोले हैं ना उसी में खाली चेंज हो जाएगा, बार चेंज होगा खाली, और कुछ नहीं होगा। बोलिए अब, वो बोल रहा था जखनी होगी ना जी बार बार जी, पूरा पर तो गौर करते कि वो बोल रहा था कि मतलब कुछ ना कुछ तो याद करके आया। आप बोले अनुर जी, ध्रुवीय उपग्रह किसे कहेंगे? अमरेश जी, पृथ्वी के जो कक्षा में चक्कर लगावेगा वो उपग्रह कहलाता है, ध्रुवीय उपग्रह नहीं कहलाता है। उपग्रह दो तरह के, पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब भू स्थिर उपग्रह और एक ध्रुवीय उपग्रह और एगो प्राकृतिक उपग्रह, तो तीनों के तीन रंग होता है। कोई बताइए जी, सूरज जी। पृथ्वी के न्यूनतम कक्ष में जो उपग्रह चक्कर लगाता है जिस वेग से, वह ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। हाँ ठीक है, बोला ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वैसा उपग्रह जो पृथ्वी की नज़दीक की कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कराते हैं। परिभाषा शुरू करो वहाँ से जहाँ से अच्छा लगे। वैसा उपग्रह जिसके बारे में पूछो उसको लगा दो शुरू में। हाँ, वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक के, तो पृथ्वी के नज़दीक में तो हम अभी बोले थे कल एक चीज़ कि मैंने ओजोन मंडल है, तो ओजोन मंडल है जो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर पर है और ध्रुव से कितना 8 किलोमीटर पर है। तो पृथ्वी से नज़दीक कहाँ से हुआ? ध्रुव पर से न हुआ। तो ध्रुव पर से जो छोड़ा गया उपग्रह होता है ना उसको ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। अब बाकी हो गया इधर उधर वो वाला होता है भू स्थिर उपग्रह कहते हैं, जरा बोलते हैं जियो स्टेशनरी। जरा पर डिफाइन हो जाएगा एक चीज़। देखिए किनकर है, ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? मतलब कि पूछ रहा है कि ध्रुवीय उपग्रह कक्षीय वेग माने कितना के वेग से घूमता है, कितना होता है? हाँ अमृत जी, अनिरुद्ध जी, ना इनका से पूछे तो तू बताओ ना, फिर जाएगा तुम पर। बोलिए। आपको मान है किलोमीटर में बता दीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बता दीजिए, हम बदल लेंगे। और भाई मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में कौची बताने के लिए बोल रहे हैं। वेग होगा तो हमेशा तो वही में होगा, मीटर प्रति सेकंड में हो या किलोमीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, ही ना होगा। बोलिए बैजू जी। 50 50 40 50 40 कुछ ना झोल, यहाँ गलती है यार, झोल है, महा झोल है, कहा कि झोल है। बोलिए तो आप बोलिए जी, आप बोलिए। 50 किलोमीटर प्रति सेकंड
50 किलोमीटर पर से याव झोल कर दिया। तो नहीं कहते कि पढ़ने घर खाली वही बाग के पढ़ के छोड़ दिया, कछिए बेग करा कहते हैं, आवार कॉल करा बोलते हैं, ये सब पता नहीं। बोलिए 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सही हुआ आंसर। 50-40 बोला था। हम था ध्रुवीय उपग्रह का वेग कितना होता है? वेग में आवर्त काल में अंदर बुझाता है कुछ तुमको? आवर्त काल है कि आवर्त काल है 50-40। हाँ उस सेकंड में है। 50-40 है। ओहू में 50-40 नहीं है, 84 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे ना तो 50-40 होगा। तो आवर्त काल में और अवधि में बहुत अंतर है वेग में, ठीक है। आवर्त काल में और वेग में बहुत अंतर है। सिर्फ बोले 4 पूछ रहे हैं और समय बता रहा है। हम कुछ और पूछे तो कुछ और बता रहा है। हाँ भाई हम बता रहे हैं, चाल पूछे हैं, वो समय बता रहा है। आवर्त काल मतलब हुआ ना कि अगर हम चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से ऐसे, तो इस यहाँ से जो शुरू किए यहाँ से फिर पुनः इतना आने में जो समय लगा वो आवर्त काल। एक आवर्त गति पूरा करने में समय लगा, बोलते हैं आवर्त काल बोलते हैं। और यहाँ बता रहे हैं ये लोग वेग पूछ रहे हैं, आवर्त काल बता रहे हैं। काल मैंने पूछियो भाई जी समय, अभी ना पता था। तो बताइए कि ध्रुवीय उपग्रह से किस संबंध में जानकारी प्राप्त होता है? मन ध्रुवीय उपग्रह जैसे हम लोग पृथ्वी का ध्रुवीय उपग्रह है, मैटसेट है, ढेर सारा है, ठीक है। तो उससे रोहिणी हो गया, ऐसा ढेर सारा है। तो इस सब उपग्रह से मैंने हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, किस लिए ऊपर भेजते हैं? हाँ मौसम की जानकारी। जो हम लोग को पहले पता चलता ना कि 2 दिन बाद बंगाल की खाड़ी में तूफान उठेगा, 2 दिन बाद वर्षा होने की संभावना है, या 14 दिन मौसम ऐसा रहेगा, 15 दिन ऐसा रहेगा। किस उपग्रह से? ध्रुवीय उपग्रह से, पोलर सैटेलाइट से पता चलता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अब आ जाइए भू स्थिर उपग्रह। आप बताइए भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय पे कितना होता है? ना कल भू स्थिर उपग्रह से पढ़ के आइएगा, ध्रुवीय उपग्रह से ही पढ़ के आइएगा। अब बाकी मैंने पूछ देते हैं ये पीछे से थोड़ा सा रिवाज कर देते हैं, कहीं की चैप्टर बहुत बढ़िया है जी। 31 किलोमीटर 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड वो स्थिर के बोल रहे हैं। आगे बोलिए। किनकर है? अगर 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है तो निर्वात में गिराया जा रहा था, पहले कौन पहुंचेगा? हैं? भार वाला। देख लूँ, भार वाला पहले पहुंचेगा। पीछे 2 अलग अलग वस्तु को निर्वात में हम गिरा रहे हैं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा पृथ्वी पर? बैजू जी, एगो भार वाला, एगो द्रव्यमान वाला। आप बोलिए। हल्का वस्तु। वाह वाह, बैजू जी गए थे बराबर पहाड़ पर से। निर्वात है तो वो एक के साथ नहीं है। निर्वात लगा दिए हैं, निर्वात रहेगा तो साथ साथ गिरेगा। बैजू जी पहाड़ पर से फेंक लेना है, जैसे बड़ा पहाड़ पर से फेंकिएगा ना तो आप पहले आइएगा, ढेला बाद में आएगा। कहे कि वहाँ हवा है, निर्वात रहता तो दोनों साथ साथ आते। चलिए नीचे से ऊपर फेंकने पर उच्चतम बिंदु पर किसी वस्तु का वेग कितना हो जाता है? नीचे से हम किसी वस्तु के ऊपर फेंक रहे हैं तो उच्चतम बिंदु मतलब अधिकतम बिंदु पर उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है? कल हम बोले थे। तो अब वो करती क्या है? हाँ शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ के बाद फिर वो अपनी पूर्वावस्था में लौटना शुरू कर देता है। चलिए आप बताइए जी, आप बता दीजिएगा। कहाँ जा? ऊपर ही जा रहे हैं, कल के पीछे वाला में जा रहे हैं। किसी बना पृथ्वी से ऊंचाई या गहराई में जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई में जाएगा चाहे गहराई में जाएगा, जी के मान घटेगा। ठीक, चलिए हो गया समाप्त जी। क्या जी? याद वही भूआ ख़त्म कहाँ हुआ है?
एक पेजा में तुम लोग निमन से याद ना करता, एक पेजा में कितना क्वेश्चन निकल, समझ रहा तू? याद करोगे तब ना, फटाफट बता दो था ना, तो एक क्वेश्चन पर चारों पट्टी घूम जाता है, 8 लेकर में चारों पट्टी घूम जाता है, बताइए 3 बोला भी है ना जो करते हो, इसलिए पता नहीं चलता है। पहले नींबू से लेकर